हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जतिन गोहिल। वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिमांड में अगला टॉपिक आ रहा है हमारा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है और इंक्रीज डिक्रीज। वैसे तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज दोनों वर्ड का मीनिंग लगभग तो सिमिलर हो रहा है, बढ़ना और डिक्रीज होना। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में ये दोनों वर्ड अपने आप में एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। बात कर रहे हैं अगर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में, तो ऐसा रहेगा ये लॉ ऑफ डिमांड ही है। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इज द मतलब टोटली द फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज जो है वो थोड़ा सा अलग है टॉपिक। मीनवाइल एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं पहले, और ये क्वेश्चन आपको 3 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर इंडिविजुअल है तो 3 मार्क्स में आएगा, एक्सप्लेन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सप्लेन इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा है कि जो स्टेटमेंट हमने लॉ ऑफ डिमांड में दिया था वही स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। If other factors remain constant, then at a higher price there will be lower demand, and at a lower price there will be higher demand. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसको हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था, शेड्यूल बनाया था, डायग्राम बनाया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। बात यहाँ पर ये पकड़नी है हमें कि व्हाट इज द कॉज। यहाँ पर प्राइस जो है वो कॉज है, वो कारण है एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने में। एक्सपांशन मतलब बढ़ने में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज होने में। किस चीज बात कर रहा हूं मैं? डिमांड की। डिमांड एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसका जो कारण है वो कारण प्राइस है यहां पर। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं प्राइस को मूवेबल कर देता हूं, प्राइस अपने आप में इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी और अदर फैक्टर्स स्टेबल रहेंगे, तो देन देयर विल बी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, चलिए अदर फैक्टर्स में जैसे हम जानते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर विल रिमेन स्टेबल, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन स्टेबल, prices of the related goods will remain stable whether it is substitute goods or complementary goods. ठीक है, then after we can say demographic factor will remain constant. ये assumptions की है उन्होंने कि ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और प्राइस मूवेबल रहेगा। प्राइस बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, उस हिसाब से सामने डिमांड एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसको हम एक ही डिमांड कर्व पर दिखा सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, शेड्यूल जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था वैसे ही शेड्यूल क्या रहेगा आपका कि भाई आप प्राइस लिखोगे, यहां पर क्वांटिटी लिखोगे। प्राइस मान लीजिए कि आपका 50, 40, 30, 20 एंड 10 रुपीस है। एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीस क्वांटिटी डिमांडेड 1 लीटर ऑफ मिल्क, 40 पे 2 लीटर, 30 पे 3 लीटर, 20 पे 4 लीटर एंड 10 पे 5 लीटर ऑफ मिल्क। सो डायग्राम में हमने प्रेजेंट ऐसे किया है कि x पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और y पे हमने प्राइसेस ऑफ द मिल्क लिया है। अब एक कॉमन न्यूट्रल पॉइंट पकड़ लेते हैं। मान लीजिए प्राइस मार्केट में 30 रुपीस है और एट दैट टाइम डिमांड फॉर द मिल्क इज अ 3 लीटर। ठीक है, हम न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाते हैं। मान लीजिए मार्केट में प्राइस 30 रुपीस चल रहा है और एट दैट टाइम 3 लीटर ऑफ मिल्क की डिमांड चल रही है। मीनवाइल ड्यू टू सम रीजन प्राइसेस जो है वो 30 to 40 हुआ। ठीक है, 30 to 40 हुआ तो डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, 3 से लेकर हम 2 तक चले जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ जो है ना आपको अपवर्ड मिलेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। फिर से मान लीजिए मार्केट में प्राइसेस और इंक्रीज हुए, 40 से 50 रुपीस हो गए, तो डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट होकर 2 से 1 लीटर पर आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कम होना, डिक्रीज होना। डिक्रीज क्या हो रहा है? प्राइस नहीं, डिमांड डिक्रीज हो रही है हमारी। ठीक है, सो क्या था कि भाई 3 रुपए और 30 रुपीस ये न्यूट्रल पोजीशन पर खड़े थे। मार्केट में ड्यू टू सम रीजन प्राइस 30 से 40 जंप किया तो हमारी डिमांड ने 3 से 2 पर आ गए।
और मार्केट में जंप किया 40 से 50 रुपीज, तो डिमांड ने 2 से 1 लीटर तक कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये एक सिनेरियो हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन। आपको ऐसे पहले न्यूट्रल पोजीशन दिखानी है और यहां से एरो ऊपर की तरफ दिखाना है, व्हिच इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये प्रेजेंट करना डायग्राम में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इसको बोलते हैं। अब वापस से न्यूट्रल सिचुएशन पर आ जाते हैं, 30 रुपीज और 3 लीटर की डिमांड। ड्यू टू सम रीजन प्राइसेस जो है वो 30 रुपीज से 20 रुपीज आ जाते हैं, तो डिमांड हमारी एक्सपांड करेगी। ठीक है, 3 लीटर से 4 लीटर तक चले जाएंगे हम लोग। क्यों? तो क्या परचेसिंग पावर बढ़ गया। बेटा इसमें ना परचेसिंग पावर का ही खेल है पूरा। जब 30 से 40, 40 से 50 होता है तो हमारा जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। हम जितना पहले खरीद सकते थे अभी उतना नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारी डिमांड को हमें मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बजट लिमिटेड है और मैंने कहा कि आपकी इनकम लेवल जो है वो एज इट इज रहेगा, इनकम बढ़ेगी नहीं। अगर इनकम स्टेबल है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर आपको अपनी डिमांड को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ लो? फाइन, चलिए मान लीजिए आपके पास 30 रुपीज 3 लीटर की डिमांड और ड्यू टू सम रीजन प्राइसेस में डिक्रीज हुआ, 30 से 20 रुपीज आ गए, तो यहां पर आपका परचेसिंग पावर बढ़ गया। क्या इनकम बढ़ी आपकी? नहीं, इनकम तो स्टेबल रखी है ना हमने, इनकम नहीं बढ़ी है, मार्केट में महंगाई कम हुई है, तो इनडायरेक्टली आपकी जेब में थोड़ा पैसा अभी बचने लगा और वो पैसा आपने मतलब क्या है कि डिमांड में, देखो ये तो मिल्क का एग्जांपल है, डिमांड किसी भी तरह की हो सकती है। जब आपके पास पैसा बचने लगता है तो आप किसी अदर चीज की भी डिमांड कर सकते हो, और जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो किसी और चीज में भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भी मिल्क ज्यादा लिया या कम लिया, मिल्क इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, तो जब हमारा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, जब पैसे बढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो हमारी डिमांड और बढ़ेगी। चलो मान लीजिए 20 रुपए से 10 रुपए तक आ गया और ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो परचेसिंग पावर और बढ़ गया मेरा। ठीक है, इनकम तो बढ़ी नहीं बट इनडायरेक्टली महंगाई कम होने की वजह से हमारे पास अभी परचेसिंग पावर बढ़ने लगा और मैंने डिमांड 4 लीटर से 5 लीटर तक चला गया। समझ में आई बात? तो ये जो डायग्राम है नीचे की तरफ डाउनवर्ड आपको दिखाना है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, वो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, डाउनवर्ड एक्सपांशन दिखाता है। दो बातें के ऊपर ये पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है। वन इज अ प्राइस फैक्टर, कि प्राइस कारण है आपका एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपकी जेब के ऊपर आएगा, यानी कि आपका परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड अगर मार्केट में महंगाई कम होती है तो जाहिर सी बात है आपका परचेसिंग पावर बढ़ गया, आपके पास अभी थोड़े पैसे और बच रहे तो आप डिमांड अपनी एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब भी लिखना स्टार्ट करो आप टाइटल दो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये स्टेटमेंट दो, एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट दो, हाईलाइट करे वैसा कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट then at a higher price there will be lower demand and at a lower price there will be higher demand। फिर आप एक लाइन छोड़ के दिखाओ cause। cause है price itself, price of the commodity or service, ये cause है, ये कारण है। and then after आप other factors जो आपने स्टेबल किए ना, कांस्टेंट किए थे, कांस्टेंट मतलब स्टेबल करना, ठीक है, फ्रीज कर देना, तो other factors भी मेंशन करो। ऐसे नीचे नीचे जितना एक्सपांड हो सकता है आपका आंसर, जितना आप एलोबरेट कर सकते हो उतना करो, शॉर्ट में मत निपटाओ, आंसर को जितना हो सके उतना मतलब एलोबरेट करो, स्कोप है तो एलोबरेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर अदर फैक्टर्स को आपने लाइन बाय लाइन दिखाया कि दिस आर द अदर फैक्टर्स व्हिच विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, देन आफ्टर आप शेड्यूल दिखाओ। ठीक है, शेड्यूल दिखा दिया प्राइस एंड क्वांटिटी करके, एंड देन डायग्राम दिखाओ प्रॉपर तरीके से, मस्त डायग्राम, ऐसा मतलब सिकुड़ के या छोटा मत बनाना, है ना, जगह कम पड़ रही है तो दूसरे पेज पर चले जाओ, मस्त प्रेजेंट करो। और ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा बना दिया, देखो पेपर चेकर होता है ना, ये सब प्रेजेंटेशन को भी फोकस करता है ना, कि भाई हाउ इट लुक्स, इट शुड नॉट बी कि भाई बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, एक प्रॉपर साइज का सब कुछ लिखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, वैसा वाला पेपर चाहिए। तो आपने फिर डायग्राम बनाया,
डायग्राम में भी क्या बताना है आपको कि भाई 30 एक आपका डिसाइडिंग पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। 30 से आप बढ़ते जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 30 से आप नीचे जाओगे तो एक्सपांशन होता जाएगा। ये जो भी चीज हमने यहां पर डिस्कस की वो आपका एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के नीचे कि as we can see in the above diagram when the price is a 30 rupees, demand for milk is a 3 liter. Meanwhile, when if the price increases due to some reason 30 to 40 rupees, my demand will contract. word आना चाहिए है ना, demand ये word आना चाहिए, my demand will contract from 3 liter to 2 liter. Again, if price jump from 40 rupees to 50 liter, my demand will again contract from 2 liter to 1 liter. ये आपने एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया and this scenario is been explained by contraction of demand point C to B to A, ऐसा करके छोड़ दो। फिर आ जाओ आप नीचे दूसरा मतलब समझाने के लिए पॉइंट वाइज कि in on the contrary situation ऐसा लिखना, on the contrary situation यानी कि दूसरे केस में अगर हम देखें if price decreases from 30 to 20 rupees, my demand will expand. इसको हाईलाइट करना, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे अंडरलाइन करना, एक्सपांड के नीचे अंडरलाइन करना। My demand will expand from 3 liter to 4 liter. Again, if price decreases from 20 rupees to 10 rupees, my demand will again expand from 4 liter to 5 liter. This situation is been explained in above diagram where my demand expand from C to D and D to E point. ये हो गया आपका expansion contraction. Full stop. ये खत्म हो गया। पूरा आंसर है, full marks मिलेंगे इसके, ठीक है? I hope कि ये clear है। And still, if you have any doubt, any query, any question, आप मुझे डायरेक्ट उसमें कमेंट में डाल देना। अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है अकाउंट में, इको ओसीएम में, वो भी कमेंट में डालना है, ठीक है? एंड गेट इट सब्सक्राइब आल्सो। अब आता है इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, समझने जैसा है भाई। ये तो खैर लॉ ऑफ डिमांड का ही कॉपी पेस्ट है, ये समझने जैसा है। अब एक बात नोटिस किया कि इसमें मैंने क्या बोला था कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस मूवेबल है। अब यहां पर रिवर्स करना है। इफ प्राइस इज स्टेबल, प्राइस को मैंने स्टेबल कर दिया, फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, एंड अदर फैक्टर्स आर मूवेबल, एंड देन जो रिजल्ट आएगा डिमांड में उसको हम इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक इंक्रीज डिक्रीज के लिए कि इन इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा कि इफ प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस को फ्रीज कर दो, स्थिर कर दो, स्टेबल कर दो, एंड अदर फैक्टर्स आर मूवेबल, देन देयर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ये इंटरेस्टिंग बात नहीं होगी? चलो प्राइस की वजह से तुम अपनी डिमांड को एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करो, वो तो बहुत रीजनेबल बात है, बट मैं यहां पर ये दिखाने वाला हूं आपको कि प्राइस मेरी 30 रुपीज स्टेबल है, 30 रुपए ही प्राइस है, फिर भी कभी मैं 20 क्वांटिटी परचेस करता हूं, कभी मैं 50 क्वांटिटी भी परचेस करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि अदर फैक्टर्स का यहां पर बड़ा रोल प्ले है, ठीक है? यहां पर अदर फैक्टर्स का रोल प्ले, प्राइस को तो मैंने स्टेबल कर दिया, उसको तो म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है? सो कॉज क्या हुआ? कॉज आपको उसमें प्राइस था, इसमें अदर फैक्टर्स का कॉज है। कारण कौन है? अदर फैक्टर्स। फिर आप अदर फैक्टर्स को मेंशन करो जैसे प्रीवियसली किया था, बोले टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रोल प्ले कर सकता है, सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डेमोग्राफिक फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर प्राइसेस रोल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसमें तो स्टेबल करने के लिए, बट इसमें मेंशन करना फोरकास्टिंग रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। तो ऑल दिस फैक्टर हैव अ सिग्निफिकेंट रोल। मैं लिख देता हूँ फोरकास्टिंग रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, फोरकास्टिंग रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। तो ये पांचों फैक्टर अगर हमारी, लॉजिक बताता हूं, इनमें से कोई भी फैक्टर हमारी प्रोडक्ट की फेवर में है तो डिमांड हमारी इंक्रीज होगी।
एंड वाइस वर्सा। अगर कोई फैक्टर, एनी ऑफ द फैक्टर इज अगेंस्ट ऑफ अस, तो देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। आइए समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि प्राइस मार्केट में 30 रुपीज चल रहा है और एट दैट पॉइंट हमारी जो डिमांड है वो 3 लीटर्स की है, ठीक है। प्राइस हमारी कितनी है, तो 30 रुपीज है और एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांडेड 3 लीटर्स है। अब मान लीजिए कि एनी ऑफ द फैक्टर, ऑल ऑफ द फैक्टर और एनी ऑफ द फैक्टर, मैं एक पहला उठा के देख रहा हूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान लीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस 30 रुपीज का प्राइस है, बट मैं ये चीज बहुत बार यूज कर चुका हूं, अब मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है। मेरा टेस्ट प्रेफरेंस, मेरी लाइक डिसलाइक में बदलाव आ गया है। पहले वो पसंद करता था, लाइक में आता था, अभी ठीक है कुछ नया ट्राई करना है। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, 30। अरे भाई प्राइसेस तो बढ़ा नहीं, तुमने डिमांड क्यों डिक्रीज कर ली? वही मेरा टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गया, अब मैं कुछ और नया प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फैक्टर आपकी अगेंस्ट में गया। अब उसको रिवर्स देखो कि अगर मेरा टेस्ट प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट के तरफ गया, कोई प्रोडक्ट को मैं पसंद करने लगा या फिर मैं नया ट्राई करना चाहता हूं, देन आफ्टर ये 3 क्वांटिटी से 4 या 5 क्वांटिटी तरफ मैं जाऊंगा। क्यों? तो कि वो चीज अब मुझे पसंद आने लगी है। अरे भाई प्राइस तो स्टेबल है, डिक्रीज कहां हुई, तुम क्यों क्वांटिटी बढ़ा रहे हो? भाई पसंद नापसंद की बात है, समझ भाई बात। तो जब आपका टेस्ट प्रेफरेंस किसी चीज को फेवर करता है तो वहां पर इंक्रीज इन डिमांड होता है, एंड जब आपकी टेस्ट प्रेफरेंस अगेंस्ट में जाते हैं तो डिक्रीज इन डिमांड होता है। दूसरा फैक्टर, सब में सेम लॉजिक रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एंगल बता देता हूं। टेस्ट प्रेफरेंस देख लिया आपने, इनकम लेवल, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। जो चीज पहले मतलब बजट में नहीं आ रही थी, अब मान लो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा सैलरी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कोई 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 मतलब शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, कोई प्रॉपर्टी बेची इनकम आ गई, इन अ वे तुम्हारी जेब गर्म है, तुम्हारे पास अभी पैसे हैं, ठीक है। तो तुम यही प्राइस पर, जो पहले तुम 3 लीटर की डिमांड कर रहे थे, अभी 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर की डिमांड कर रहे हो। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? प्राइस तो उतना ही है, पहले तुम 3 लीटर लेते थे, अभी 5 लीटर कैसे? बस वही, मेरा इनकम बढ़ गया। जो क्वांटिटी पहले मैं बजट की वजह से रुका हुआ था, दोस्त तुम समझो, बजट की वजह से रुका हुआ था मैं, ठीक है। बजट अभी बढ़ गया है तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। वाइस वर्सा भी सोच लो एक बार कि अगर आपकी जो प्रीवियस लेवल इनकम थी उससे आप नीचे उतर गए तो बजट अभी और टाइट हो जाएगा, है ना। और आपने डिमांड 3 से 2 पर आ गए, 2 से 1 पर आ गए, क्यों, क्या हुआ भाई? प्राइस कहां बढ़ा है हमने, आप क्यों डिमांड कम कर रहे हो? इनकम कम हो गई है। यहां पर प्राइस बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, प्राइस अपनी जगह पर बैठा हुआ है एकदम, है ना। बट फिर भी अदर फैक्टर्स जो है कभी फेवर कर रहे हैं, कभी अगेंस्ट में जा रहे हैं। रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। हमने वो टी कॉफी एग्जांपल में देखा था, हमने बाइक एंड पेट्रोल का एग्जांपल लिया था, मोबाइल एंड सिम कार्ड का एग्जांपल लिया था, चार्जर एंड मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लिया था। तो ऑल दिस फैक्टर्स आर हैव अ इम्पैक्ट ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में बदलाव आना, अगर वो पॉपुलेशन बढ़ा और जो जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो पॉपुलेशन बढ़ा तो आपकी बल्ले बल्ले आपकी डिमांड बढ़ने लगेगी। एंड टारगेट ऑडियंस के विपरीत, मतलब आपका टारगेट ऑडियंस आपके विपरीत चला गया, आपके अगेंस्ट चला गया, या फिर आपने गलत जगह पर अपना स्टोर डाल दिया, तो फिर आपकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर प्राइस कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, प्राइस तो स्टेबल ही जा रहा है, एंड फ्यूचर फोरकास्टिंग भी है अगर, तो वो भी इंपैक्ट डाल सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा चलो, अभी एक दूसरी बात ये कि यहां पर हमने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो देखा वो एक सिंगल डिमांड कर्व पर देखा हमने, इसको डीडी कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही डिमांड कर्व पर पॉसिबल है, बट जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो ये 3 अलग अलग डिमांड कर्व है, ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है, ठीक है।
हमारी न्यूट्रल सिचुएशन ये थी 30 रुपीज 3 लीटर हमारी न्यूट्रल सिचुएशन थी। जब डिमांड इंक्रीज होनी है तो हम 5 लीटर की डिमांड करें, यानी कि D3 पर मूव कर गया आपका। ये कहां चला गया तो कि ऐसे, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, मैंने बताया इंक्रीज इन डिमांड। और अगर इस तरफ मूव किया तो डिक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। बट पॉइंट ये यहां पर नोट करना है कि यहां पर आप अपना व्हाट वी कैन से डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहे हो। ये एमसीक्यू में आएगा, याद रखना जरा। आप अपना डिमांड कर्व ही पूरा शिफ्ट कर रहे हो। D1 से आप मूव करके D3 पर चले गए इन केस ऑफ इंक्रीज, और डिक्रीज में D1 से आप D2 पर मूव कर गए। यानी कि इंक्रीज डिक्रीज को जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें आपका डिमांड कर्व बदलता है, या तो वो एक्सटेंड होता है, इंक्रीज में राइटवर्ड साइड पर शिफ्ट करेगा। एमसीक्यू देखना आपके एक्सरसाइज में है। जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व क्या कैसा बिहेव करता है, तो कि वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ये कौन सी साइड है? राइट साइड। शिफ्ट किया, शिफ्ट मतलब बदलाव, जंप मारा उसमें। एंड अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट वर्ड जो है ना वो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज में आता है, ठीक है। और इसमें क्या है? अपवर्ड और डाउनवर्ड आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड और एक्सपांशन है तो डाउनवर्ड। इसमें तुम एक ही डायग्राम पर, एक ही डिमांड कर्व पर दोनों चीजें दिखा सकते हो। व्हाइल इन केस ऑफ इंक्रीज डिक्रीज तुम्हें अपना डिमांड कर्व मूव करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस स्टेबल रह रहा है इसलिए। आगे बात समझ में? हाँ, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कि प्राइस इज 30 रुपीज एंड विच इज स्टेबल, विच इज फिक्स, and 3 liter of quantity demanded. In case any of the factor favors the particular product, taste, preference, income level, anything, then my demand will shift to the rightward side. यानी कि D1 से D3 तक जाएंगे, which is called as a increase in demand. And फिर न्यूट्रल आ जाओ कि मान लीजिए कि if any of the factor goes against of my अगेंस्ट ऑफ द कमोडिटी, तो मेरी जो डिमांड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि D1 से D2 तक चली जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं बेटा कि इंक्रीज डिक्रीज जो है वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर प्राइस बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता है। प्राइस भले स्टेबल हो बट मेरा इनकम लेवल बढ़ना या गिरना डिमांड इंक्रीज डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरा लाइक डिसलाइक में बदलाव आना इंक्रीज डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या बाकी कोई भी फैक्टर डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन में बदलाव होना वो भी इंक्रीज डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जब इंक्रीज होगा तो आप राइटवर्ड साइड पर शिफ्ट करोगे, और डिक्रीज होगा तो आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे। This is all about the increase decrease in demand and this is all about of the expansion contraction. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स है आपके लिए, ठीक है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अच्छा एक चीज और कि वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा आपको जर्नल एंट्रीज में, कैश बुक में या अदर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में 11th स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे कि अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए, राइट। यूनिट टेस्ट अभी आ रहा है, उसके रिगार्डिंग भी कोई अगर क्वेरी है, डाउट है, प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। एंड शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।